नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गुरुवार को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स नेताओं की मीडिया ब्रीफिंग से पहले संक्षिप्त बातचीत करते देखा गया। मोदी और शी ब्रिक्स के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका शहर जोहान्सबर्ग में हैं। ब्रिक्स नेताओं की वीडियो फुटेज में मोदी और शी के बीच थोड़ी बातचीत होती देखी गई। इस पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले जोहान्सबर्ग में मोदी और शी के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इसके बारे में दोनों देशों की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया था। बता दें, पिछले साल नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रिभोज के दौरान प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात भी बेहद चर्चा में रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस मुलाकात के बारे में तब कुछ जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन हाल में ही कुछ दिन पहले इसको लेकर खुलासा किया गया। बताया गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की जरूरत के बारे में बातचीत की थी। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है कि भारतीय कुश्ती के लिए आज काला दिन है। ब्रजभूषण और उसके गुर्गों के कारण देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तिरंगा देश की शान है और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो जीतने के बाद तिरंगा को मैदान में लेकर दौड़े। ये ब्रजभूषण और उसके आदमी देश का कितना नुकसान करेंगे। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने भी यही ट्वीट किया है। इसके अलावा पूनिया ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि अपनी पार्टी के एक नेता को बचाने के चक्कर में बीजेपी ने न देश की प्रतिष्ठा की परवाह की और न ही देश के सम्मान की। जिस भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष था ब्रजभूषण, विश्व कुश्ती संघ ने उस संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। WFI तमाम विवादों में लगातार चल रहा है। किसी न किसी वजह से इसके चुनाव स्थगित होते रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव जून 2023 में होना था, लेकिन इसके अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय पहलवानों के विरुद्ध प्रदर्शन और विभिन्न राज्य इकाइयों की कानूनी याचिकाओं के कारण चुनाव बार बार स्थगित हुए। कुश्ती की वर्ल्ड रेगुलेटरी संस्था UWW ने चुनाव समय पर नहीं कराने के लिए WFI को गुरुवार को निलंबित कर दिया। इस घटनाक्रम की वजह से भारतीय पहलवानों को भारतीय ध्वज के साथ आगामी विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ, वो एक न्यूट्रल यानी तटस्थ खिलाड़ी के रूप में हिस्सा ले सकते हैं, भारत के झंडे के साथ नहीं। इस तरह भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में तटस्थ एथलीटों के रूप में भाग लेना होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह वाजपेयी के नेतृत्व वाले तटस्थ पैनल ने चुनाव आयोजित करने के लिए 45 दिन की समय सीमा का सम्मान नहीं किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में अब पहलवान को न्यूट्रल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेने और तिरंगे के तले न खेल पाने को चौंकाने वाला मामला बताया है। ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैं ये जानकर हैरान हूँ कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। ये पूरे देश के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। महिला पहलवानों की दुर्दशा के प्रति केंद्र सरकार के शर्मनाक और अहंकारी रवैये ने हमारे पहलवानों को निराश किया है। केंद्र और बीजेपी अपने पुरुषवाद और स्त्री द्वेष से हमारी महिला पहलवानों को परेशान करते रहे हैं। भारत को उन लोगों के खिलाफ कड़ा होना चाहिए और उन्हें दंडित करना चाहिए जिनमें कोई नैतिक संवेदना नहीं है और जो देश की फाइटर बेटियों की गरिमा के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। हिसाब किताब का दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर घमासान मचा हुआ है। अपनी बुक में मणिशंकर अय्यर ने PV नरसिम्हा राव को पहला BJP PM बताया। अब बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। आत्मकथा में PV नरसिम्हा राव कांग्रेस के नहीं भाजपा के थे कहने वाले अय्यर को लेकर पात्रा ने कहा, इस बार अय्यर ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि एक किताब भी लिखी है जिसमें खासतौर पर 3 P पर बात की गई है, परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान। पत्रा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने लिखित में पेश किया, PV नरसिम्हा राव कांग्रेस से PM थे और जिस तरह के शब्द थे उनके लिए जो इस्तेमाल किया गया है उससे साफ पता चलता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता को गांधी परिवार के अलावा किसी और का प्रधानमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं है, भले ही वो शख्स कांग्रेस पार्टी से ही क्यों ना हो। मणिशंकर अय्यर के पुराने बयानों पर उनको घेरते हुए संबित पात्रा ने कहा कि आत्मकथा के शब्द अय्यर के लेकिन भाषा कांग्रेस की। संबित पात्रा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान पर थीसिस लिखी है। ये आत्मकथा सिर्फ अय्यर की नहीं है, ये घमंडिया और गांधी परिवार के विचार हैं। संबित पात्रा ने अपने बयान में कहा कि कल बहुत बड़ा दिन था।
भारत ने 1 मील का पत्थर हासिल किया, चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, उसी वक्त मणिशंकर अय्यर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें वो कहते हैं कि भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता क्योंकि भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है। अगर भारत अपने पश्चिमी पड़ोसी के साथ शांति स्थापित नहीं कर सकता, अगर भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर सकता, ये कभी भी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता। भारत पहले ही अपनी क्षमता दिखा चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार 24 अगस्त 2023 को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को परीक्षण के लिए हाइड्रोजन कार दी। ये कार टोयोटा मिराई है, जो भारत में लॉन्च होने वाली पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। गडकरी ने दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में यह कार यादव को सौंपी। तेजस्वी से जब कार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, नितिन गडकरी ने मुझे टेस्टिंग के लिए हाइड्रोजन कार दी है। यादव ने कार के लिए गडकरी को धन्यवाद दिया और कहा कि वो इसका इस्तेमाल बिहार में घूमने और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिहार सरकार से प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों को अपनाने का आग्रह करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने गुरुवार को कहा कि ईडी की टीम ने बुधवार को उनके घर पर डकैती डाली। केंद्रीय एजेंसी झूठ बोल रही है कि महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी उनसे संबंधित था। बता दें, ईडी ने बुधवार को विनोद वर्मा और 2 ओएसडी के ठिकानों पर छापा मारा और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला महादेव ऐप रैकेट से संबंधित है, जो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर कथित तौर पर लोगों को धोखा देने का आरोप है। ईडी ने मीडिया को दी गई सूचना में दावा किया था कि इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 5,000 करोड़ रुपए के करीब लेन देन किया गया है। वर्मा ने आरोप लगाया है कि छापों के पीछे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है और राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं। वहीं बुधवार को जब छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े तो उसी दिन सीएम भूपेश बघेल का 62वां जन्मदिन था। बघेल ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह, मेरे राजनीतिक सलाहकार, ओएसडी और करीबी सहयोगियों के घर ईडी भेजकर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे अमूल्य उपहार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी विवादों में आ गए हैं। वो बुधवार को अपनी वीवीआईपी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार को प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर पहुंच गए। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़ने में देर हो रही थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कार को रैंप वाले प्लेटफॉर्म से उतरते देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो को तो कुछ लोग इसकी खबर का स्क्रीनशॉट साझा कर बीजेपी सरकार और उनके मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने बुलडोजर का जिक्र कर मंत्री पर तंज कसा है। मामला लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का है। मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ रेलवे स्टेशन जा रहे थे। कहा जा रहा है कि मंत्री को देर हो रही थी, इसलिए वो अपनी एसयूवी कार स्टेशन के अंदर ले गए और प्लेटफॉर्म पर खड़ी कर दी। मंत्री की कार को लखनऊ रेलवे स्टेशन के अंदर ले जाते ही प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। इसरो के प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक तैनात कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के साथ ही ये रोवर चंद्रमा पर गया है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के कुछ घंटों बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरा और चंद्रमा की सैर की। इसके साथ ही वो रोवर काम पर लग गया है। विक्रम लैंडर बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसरो ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही इतिहास रच दिया। इसरो ने गुरुवार को एक पोस्ट में कहा, CH-3 रोवर लैंडर से नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर की। इसरो ने कहा है कि अधिक मिशन अपडेट जल्द ही साझा किए जाएंगे। रोवर चंद्रमा की सतह पर 500 मीटर तक यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चंद्रमा के भूविज्ञान, खनिज विज्ञान और वातावरण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करेगा। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको काफी अच्छी तरह से लिया है। ब्रिटेन का अखबार द गार्डियन लिखता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारकर भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया है। अखबार लिखता है कि इसके साथ ही भारत अब एक स्पेस पावर बन गया है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि खोज के लक्ष्य के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गया चंद्रयान का लैंडर अमेरिका की उस कहानी की तरह है जो एक तरह की दौड़ की शुरुआत करता है। अखबार कहता है कि भारत की यह कामयाबी भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक भी है। द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा बल्कि उसने यह कारनामा स्टाइल के साथ किया है। अखबार लिखता है इस महत्वपूर्ण घटना को भारत में
ऐसी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो केवल कुछ ही महान देश कर सकते हैं और ये विश्व मंच पर एक नेता के तौर पर उसकी छवि को मजबूत करता है। देश में अगले साल चुनाव हैं और मोदी के राष्ट्रवादी संदेश में ये छवि फिट बैठती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के चंद्रयान 3 को स्पेस अनुसंधान में एक नया अध्याय बताया है। इसी लेख को जापान टाइम्स ने भी छापा है। अखबार लिखता है कि मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अलग अलग समुदायों के बीच भेदभाव मिटता हुआ दिखाई दिया। मिशन की सफलता के लिए मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में प्रार्थना सभाएं की गईं। वहीं CNN लिखता है कि चांद के लिए 60 और 70 के दशक के दौरान जो रेस शुरू हुई थी, उसके बाद अब एक दूसरी रेस शुरू हो गई है और इसमें भारत अहम शक्ति के रूप में उभर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता पर पाकिस्तान से भी खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। BBC की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क की सरकार और व्यवस्था को कोस रहे हैं और भारत की इस उपलब्धि की तारीफ कर रहे हैं। कई पाकिस्तानियों का कहना है कि मुल्क बनने के बाद पाकिस्तान अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत से आगे था, लेकिन अब वो काफ़ी पिछड़ गया है। एक स्थानीय शख्स ने समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में कहा, इंडिया हमसे थोड़ा नहीं बहुत आगे है। पहले इंडिया हमसे पीछे था। बांग्लादेश को आप देख लें, उनके सैटेलाइट हमसे बहुत आगे हैं। हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। कराची में एक शख्स ने भारत की तारीफ करते हुए BBC से कहा, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें सिखाया गया है कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए। यह विवादित लग सकता है, लेकिन मैं भारत के लिए खुश हूँ। हमारा रहन सहन, खाना, त्यौहार और भाषा एक सी है, लेकिन फिर भी हमें भारत से नफरत करना सिखाया गया है। एक स्थानीय बुजुर्ग ने PTI से कहा, इंडिया की सैटेलाइट चांद तक तो क्या, मंगल ग्रह तक भी पहुँच सकती है। उनकी नीतियाँ ऐसी हैं कि उनका जो भी हुक्मरान होता है वो मुल्क के लिए सोचते हैं, जबकि हमारे यहाँ हुक्मरान अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचते हैं। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा में शामिल एक शख्स को जिले में पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गोली उसके पैर में लगने से वो घायल हो गया है। एक हफ्ते से ज्यादा समय में पुलिस और नूंह हिंसा के आरोपियों के बीच एक तीसरा एनकाउंटर है। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान नाम का शख्स नूंह के फिरोजपुर नमक गांव से अली मेव जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने उसे घेर लिया और पैर में गोली मार दी ताकि वो भाग नहीं सके। आरोपी नूंह में आगजनी के आरोप में वांछित था। नूंह पुलिस ने कहा कि उसे उजीना नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। उसे घायल हालत में नरहल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद की। चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में प्रज्ञानानंद दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से हार गए हैं। इसी के साथ नॉर्वे के कार्लसन ने 2023 फिडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। शतरंज में दुनिया के नंबर 2 और नंबर 3 खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा और 3 फेबियानो कारुआना को हराकर भारत के प्रज्ञानानंद फाइनल मुकाबले तक पहुंचे थे। अब उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। प्रज्ञानानंद फिडे टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वहीं मैग्नस कार्लसन ने पहली बार फिडे विश्व कप का टाइटल जीता है। इससे पहले साल 2021 में वो सेकंड रनर अप रहे थे। क्या किसी को 2 महीने पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हुआ विद्रोह याद है? उस विद्रोह की शुरुआत वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने की थी। पुतिन के सत्ता में आने के बाद से ये विद्रोह दबाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। अब विमान हादसे में उन्हीं वागनर सेना के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। बुधवार को प्लेन क्रैश में 10 लोग मारे गए, लेकिन यह अचानक प्लेन क्रैश कई सवाल खड़े कर रहा है। वैगनर चीफ को पुतिन ने दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। जिस तरह से अमेरिका और यूक्रेन प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग इस प्लेन क्रैश के पीछे पुतिन का दिमाग बता रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत या सुराग नहीं है। इसलिए पुतिन को फिलहाल इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दुर्घटना की कई छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर आई हैं। मैश और बाजा टेलीग्राम चैनलों द्वारा प्रकाशित वीडियो में जेट को एक अनियंत्रित होकर चक्कर खाते जमीन की ओर गिरते हुए दिखाया गया है। प्लेन के पिछले हिस्से से काला धुआं निकल रहा था। क्लिप से यह स्पष्ट नहीं है कि विमान के किस हिस्से में आग लगी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।